मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबों के बीच मैं 10वीं वर्ग का पहला चैप्टर जो है आपके बीच, ये 10वीं वर्ग का विषय इतिहास है और उसमें अध्याय पहला है और पहला अध्याय का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। हम उसको लेके आप सबों के बीच पहली बार अपने YouTube चैनल दृष्टि एजुकेशन पॉइंट पे लेके आए हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि एक बार कम से कम इसे देखें और देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक राष्ट्रवाद पे। जो राष्ट्रवाद कहाँ सबसे पहले फैलाया गया, तो यूरोप में फैलाया गया। आखिरकार राष्ट्रवाद को क्या जरूरत पड़ गई कि यूरोप में राष्ट्रवाद का विस्तार किया गया? कोई ना कोई वजह रही होगी। वजह क्या रही होगी तो वो मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले पूरी दुनिया में लगभग सभी देशों में था क्या कि उस समय चल रहा था, राजशाही चल रहा था, राजतंत्र चल रहा था, तानाशाही चल रहा था। तो लोगों ने जब तक उनके अंदर ये राष्ट्रवाद की भावना विकसित नहीं हुई थी तब तक लोग उसको झेल रहे थे। लेकिन जब ये चीज क्या हुआ कि उनके लगा कि अब परेशानी का सबब हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उनके दिमाग में एक बात आई। बात क्या आई? बात ये आई कि आखिरकार ये जो परेशानी हम कब तक झेलते रहे, हमारे पूर्वजों ने झेला, हम झेल रहे हैं, हमारे आने वाला भविष्य झेलेगा, तो क्यों नहीं इस परेशानी को दूर किया जाए। दूर किया जाए तो चलो एक शब्द आ गया था, वो शब्द आ गया था आपके बीच, बता दें सर मार्केट प्लीज। वो था क्या शब्द? एक शब्द था, वो था आपका शब्द राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद सबसे पहले यूरोप में आया और यूरोप में वो भी एक पार्टिकुलर देश था, पहले उस देश में लाया गया। उस देश का नाम था फ्रांस, कोई और देश नहीं था, उस देश का नाम था फ्रांस। यूरोप एक महादेश का नाम है। एक महादेश के अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं और उन सभी देशों में सबसे पहले जो आया था राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, वो हुआ था, वो आपको फ्रांस में हुआ था। चलिए हम लोग आ रहे थे कि राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद कहते किसको है वो मैं आपकी परिभाषा बताता हूं। राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति लगाव की जो भावना होती है उसे हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। कोई भी ऐसा काम करे जो देश के हित में हो, पार्टिकुलर नहीं हो कि वो हमारा फायदा हो, आपका फायदा हो, इनका फायदा हो, उनका फायदा, ऐसा नहीं। वो फायदा हो तो वो पूरे देश के हित में, तो उसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद। क्लियर? चलिए राष्ट्रवाद की परिभाषा आप लोग जान गए। अब राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का उदय था विकास। विकास क्यों किया गया? कोई ना कोई तो वजह रही होगी। वजह क्या रही होगी तो चलिए हम जानते पहले कारण को पढ़ते हैं कि क्या कारण हो गया कि यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास किया गया। तो यूरोप में राष्ट्रवाद विकास करने का कारण ये था कि उस समय वहां पे चल रही थी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, राजशाही व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था। उससे लोग परेशान हो गए थे। अब बात ये आती है कि सर आखिरकार यूरोप महादेश में तो बहुत सारे देश थे, बहुत सारे देश में यही व्यवस्था चल रही थी, आखिरकार फ्रांस ही आगे निकल के क्यों आया? तो फ्रांस आगे निकल के क्यों आया वो भी मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझा देता हूँ। जैसे कि आप लोग क्लास करते हैं, तो क्लास करते थे, क्लास में होता क्या है कि टास्क दिए सर, चलो बच्चे आज इस टास्क कल करके लाना है। टास्क दे दिया गया। टास्क देने के बाद कल के जब हम क्लास में रिटर्निंग फिर से आते हैं तो पूछते कि बच्चों कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने टास्क कंप्लीट किया। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो टास्क करके नहीं लाते। कुछ बच्चे कर भी लेते हैं और कुछ बच्चे नहीं भी करते हैं। तो उनमें क्या होता है कि सबों के अंदर डर पैदा होती है कि आखिरकार सर के सामने हम कैसे जाएं, हम कैसे बोले। वो बोलते सोचते कि सर हम कैसे बोले। तो उनमें से सबसे पहले कोई ना कोई एक बच्चा होगा जो डर के मारे हो, चाहे हिम्मत से हो, वो सबसे पहले एक खड़ा होता है। अब एक खड़ा हुआ तो चलो वो बताएंगे सर ये परेशानी था, हम नहीं बना। तो एक जब खड़ा होगा तो उसके पीछे दूसरा सपोर्ट करता है, सर हम भी नहीं बना के लाए। दूसरा भी मिल गया तो फिर क्या कहता है, सर मेरी भी ऐसे परेशानी थी, हम भी नहीं बना। तो वहां पे क्या होगा, पहले किसी एक को खड़ा होना पड़ता है। उसी तरीके से यहां भी देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ वो उदय फ्रांस में क्यों हुआ, तो वो आप लोग समझ गए
कि यूरोप में था, पूरी दुनिया में था, लेकिन फ्रांस इसलिए उभर करके सामने आया कि पहले किसी न किसी एक को खड़ा होना होगा। वो खड़ा सबसे पहले कौन होगा? तो फ्रांस के लोग खड़े हुए। फ्रांस के लोग खड़े हुए तो ये तो कारण पता चल गया कि वहाँ राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, उसको खत्म करना था और खत्म करके एक अलग व्यवस्था लानी थी। और व्यवस्था कौन सी होगी? तो वो व्यवस्था, चलिए हम आगे आपको बता दें व्यवस्था आई कौन सी। अब दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक क्या था? हेडिंग कि फ्रांस। तो फ्रांस के लिखे हुए हैं कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो फ्रांस लिखा हुआ। फ्रांस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि ये राष्ट्रवाद का विकास जो हुआ तो वो सबसे पहले यूरोप के फ्रांस में हुआ, इसलिए फ्रांस था। और यूरोप महादेश में फ्रांस जो देश है, उस देश में ये राष्ट्रवाद का विकास कब हुआ, उदय कब हुआ? तो इसका उदय हुआ था 1789 ईस्वी में, सबसे पहली बार। उसके बाद आता है टॉपिक आपका कि फ्रांस में राष्ट्रवाद। आप देखते हैं कि फ्रांस में राष्ट्रवाद हो। चलो राष्ट्रवाद देखते हैं कि यहाँ की जो जनता थी, इनको अपने देश के प्रति लगाव की भावना धीरे धीरे जागृत हो रही, अंदर से भावना जग रही थी कि हम भी क्या करें, अपने देश के लिए कुछ करें। तो हुआ क्या कि 1789 की क्रांति हुई। क्रांति कौन सी थी? 1789 की क्रांति। अब इसको 1789 क्रांति क्यों बोलते हैं? तो 1789 क्रांति इसलिए बोलते हैं कि राष्ट्रवाद के प्रति जो भावना उद्धृत हुई थी, जागृत हुई थी, वो कब हुआ था? फ्रांस में 1789 ईस्वी में। और इसलिए इसको 1789 क्रांति। और 1789 ईस्वी में उस समय तक ये फ्रांस जो देश थे, इस देश में कौन सा वंश का शासन था? तो बुर्गो राजवंश का एक राजवंश था, राजा का वंश था, जिस वंश का नाम था बुर्गो राजवंश। अब इस बुर्गो राजवंश का शासन था, तो अब क्या करें, इसको खत्म किया जाए। और उस बुर्गो वंश का राजवंश, राजा का शासन तो चल रहा था उस वंश का, और उस वंश का जो शासक था, उस शासक का नाम था लुई 16। कोई भी अगर वंश है, कोई भी राजाओं का वंश अगर चल रहा है तो कोई ना कोई शासक होगा। बात के लिए तो वो शासक का नाम क्या था? लुई 16 था, जो उस समय वर्तमान में फ्रांस में क्या कर रहा था? शासन चला रहा था। उसके बाद था तानाशाही समाप्त करना। तो क्या हुआ कि लुई 16 का शासन चल रहा था और उसी समय लोगों में क्या आ गई? राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो चुकी थी। और राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो गई तो लोग उसके खिलाफ क्या हो गए? खड़े हो गए। खड़े हुए तो खड़े हुए लोगों ने क्या किया कि राष्ट्रवाद की भावना पूरे देश में क्या किया? फैलाया तो सभी लोग एकत्रित हो गए। एकत्रित होकर के उन्होंने क्या किया कि वहां का जो राजशाही शासन चल रहा था, गुरुवंश का राजवंश चल रहा था, शासक था लुई 16 में, उसको क्या किया? सभी लोगों ने समाप्त कर दिया। ठीक, क्लियर। अब आते हैं कि क्रांति के समय किए गए कार्य। अब क्रांति में क्या होता है? लड़ाई। अब लड़ाई जो लड़ी गई तो उसके समय कोई ना कोई तो कार्य किए गए होंगे। लड़ाई ऐसे नहीं होता, लड़ाई का भी कोई ना कोई पर्पस होता है। हम लोग भी कभी कभी क्या होते हैं, या हम लोग भी किसी से उलझ जाते हैं। अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो मेरा पर्पस होता है कि वो जो हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है, हम उसके खिलाफ जाए और क्या करें? वो गलत कार्यों से हम सुधारे और जो मेरा है वो हम अपना हक लें। तो उस समय क्रांति के समय किए गए कार्य। अब देखते हैं कि कार्य क्या किया गया, कि कोशिश किया गया वहां के जो सैनिक थे या फिर पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों ने सोचा कि आखिर क्रांति के समय कोई कार्य ऐसा किया जाए जो हमारे हित की बात न हो, आपके हित की बात न हो, उनके हित की बात नहीं हो। बात जब भी होगी तो पूरे फ्रांस के हित की बात होगी, तभी लोग क्या हो सकते हैं? संगठित हो सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं, और तब जाकर के हमारे देश में क्या होगा? राष्ट्रवाद का फैलाव होगा, विकास होगा, और ये हमारे यहाँ जो राजतंत्र चल रहा है वो राजतंत्र खत्म हो जाएगा और वहां पे शासन कौन सा चलाएगा? प्रजातंत्र चलाएगा। तो सामूहिक भावना बढ़ाने का प्रयास किया गया। और दूसरा था कि पितृभूमि। अब सबों को कहा गया कि ये जो भूमि है ये हमारी पितृभूमि, हमारा पितृभूमि है। वो लोग कहते मेरा पितृ, वो कहते आप मेरा पितृ, वो कहते मेरा पितृभूमि है। तो सब लोगों ने जब इस तरह से बात कही तो सबको समझ में आया कि ये इनके पिताजी की भूमि है, ये इनका पितृभूमि नहीं, मेरा ही पितृभूमि है। मतलब समस्त फ्रांस की जनता को समझ में आ गई ये जो भूमि है हम सब की है,
सिर्फ उन राजाओं की भूमि नहीं है जो सिर्फ वही शासन करेंगे। तो ये बात आ गई पितृभूमि के माध्यम से। दूसरी बात कि ये नागरिक सिर्फ फ्रांस के वही लोग नहीं है, आप ही नहीं है, हम भी हैं, और इस देश में रहने वाले तमाम जनता का ये देश है। तो हम जैसे चाहेंगे वैसे देश चलना चाहिए, ये नहीं कि आप चाह रहे वैसे ही देश चलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो एक पितृभूमि की बात आ गई, दूसरा नागरिक की बात आ गई। तो लोगों ने क्या समझा कि बात सही है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी कुछ अधिकार है, तो हम इसके लिए पीछे क्यों हटे, हम भी खुद के सामने आए और हम इसके लिए लड़ाई लड़े, और लड़े तो उन्होंने सफलता ली। अब आता है, चलो अब कार्य करना है क्रांति के समय। तो एक बात और आ गई, काम क्या करना है कि एक झंडा लेना है, जो झंडा समस्त फ्रांसीसी वासियों के लिए एक ही झंडा हो। क्योंकि जब अलग अलग झंडा होंगे, हमारा झंडा अलग है, आपका झंडा अलग है, इनका झंडा अलग है, तो होगा क्या कि हम अपने झंडे के लिए लड़ेंगे, आप अपने झंडे के लिए लड़ेंगे, आप अपने झंडे के लिए लड़ेंगे, कि सबका अपना अपना क्या होता है कि सोच अलग अलग होती है। तो ये जो तरह तरह के झंडे, एक देश है, एक देश में कई झंडे हैं और उस झंडे के लिए आपस में लड़ाई लड़ी जा रही है, ये चीज को खत्म किया जाए। तो क्या किया जाए, विचार आया कि एक झंडा होगा, एक देश अगर है तो एक ही झंडा होगा। अब एक अगर झंडा मिल गया तो सभी लोगों का झंडा एक हो गया, तो लोग लड़ना बंद कर दिए, उसका झंडा भी वही, मेरा भी झंडा वही, तो फिर हम उससे क्यों लड़े, वो तो मेरा सपोर्ट है, जो हम है वही तो वो भी है, फिर हम उससे क्यों लड़े। तो एक समान झंडा आया किसके दौरान, तो वो क्रांति के समय जो कार्य किए जा रहे उस समय ये बात करेंगे। अब आता है कि क्रांति के बाद किए गए कार्य। क्रांति के बाद, क्रांति मतलब अर्थात लड़ाई लड़ी गई राष्ट्रवाद, वो जो वहां पे राजशाही चल रहा था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, और लड़ाई के बाद कौन कौन से कार्य किए गए। अब कार्य तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कोई हम जीत लिए सब लोग मिल करके अजीत करके घर में सो गए, नहीं ऐसा नहीं। उसके बाद कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा कि एक ऐसी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, कोई तौर तरीका अपनाना पड़ेगा। हाँ, इसके बाद आप क्या करना चाहिए कि फिर से यहाँ देश में क्या हो कि व्यवस्था, नियम कानून बदले नहीं, आम लोगों को परेशानी न हो। तो चलो उसके बाद भी बहुत सारे कार्य किए गए फ्रांस में। कौन कौन से कार्य किए गए, तो कार्य किया गया कि बात कही गई कि फ्रांस का एक अपना नया संविधान होगा। क्या होगा, एक अपना नया संविधान होगा। संविधान में क्या होता है कि संविधान में नियम व कानूनों का संग्रह होता है। जिस तरीके से एक परिवार को चलाने के लिए हम जानते हैं कि कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, अगर नियम कायदे कानून ना हो तो एक जब छोटा सा घर नहीं चल सकता है, तो यहाँ तो पूरे फ्रांस को चलाने की बात आ रही है। तो संभव है, बिल्कुल संभव नहीं। तो इसलिए क्या किया गया कि एक नया संविधान बनाएगा, और संविधान में क्या होती है, मौखिक बातें नहीं होती, जो भी बातें होती है उसमें लिखित होती है। क्योंकि मौखिक हो सकता है कि हम आप भूल सकते हैं, लेकिन लिखी हुई बातों को नहीं भूल, इसलिए कहते हैं कि लिखतम के आगे वास्तव का कुछ नहीं चलता है, जो लिखा हुआ है उसको हम आपको मानना पड़ेगा। तो वहां पे क्या किया गया कि एक नया संविधान बनाया गया, संविधान में नियम व कानूनों का संग्रह किया गया, जिससे फ्रांस को सुचारू रूप से चलाया जा सके। अगला पॉइंट आता है कि सभी को समान अधिकार। पहले क्या था कि राजा का शासन था, राजवंशों का शासन था, तो क्या था कि सिर्फ जो भी अधिकार थे, विशेष अधिकार थे, सिर्फ राजाओं को मिल चुका था, उन्हीं के पास था, बाकी किन्हीं लोगों के पास नहीं थे। जो छोटे तबके के लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ तकलीफें थी और कुछ नहीं मिलती थी। तो क्या कहा गया कि चलो सभी को क्या दिया जाए, समान अधिकार दिया जाए। जितना अधिकार हमारे पास होगा उतना ही अधिकार आपके पास, उतना ही अधिकार इनके पास, उतना ही अधिकार इनके पास होगा। तो कहा कि चलो ठीक है भाई, सबके पास अगर समान अधिकार होगा तो किन्हीं को कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलो इससे भी लोग क्या हो गए, खुश हो गए कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। तीसरी बात आती है सामंती व्यवस्था। चलिए आप लोग सामंती देख रहे थे, सामंती व्यवस्था समझ से थोड़ा सा बाहर लग रहा होगा कि सर ये सामंती व्यवस्था के कार्य है। चलिए हम आपको बताते हैं सामंती व्यवस्था था क्या। सामंती व्यवस्था वैसे व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत जो एक राजा होते थे, जिनका एक विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार होता था, वो क्या करते थे कि एक बड़े किसानों को अब उस भूमि को दे देते थे कर कि तुम इस जमीन को जोतो और जोतने का जो होगा हम तुमसे लेंगे। तो वो बड़े किसानों का से ठेका के तौर पर उसको दे देते थे। वो क्या करते थे, बड़े किसान जो होते, बड़े जमींदार होते थे, वो छोटे तबके के लोगों से क्या कर उसमें मजदूरी करवाते। मजदूरी करवाए ठीक है, तो मजदूरी करवाए तो उनका जो मेहनताना बनता वो तो उनको दे दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं करते थे।
क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उस समय राजाओं का शासन था। अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनकी जान भी गंवानी पड़ सकती है। तो लोग आवाज नहीं उठाते थे और उन्हें तकलीफें दी जा रही थी। तो क्या किया गया? उसमें आम जनता को तकलीफें थी, इसलिए उस व्यवस्था को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। मेरा ही जमीन और हमारे जमीन में हमसे मजदूरी करवाया जाए और मजदूरी करवा के जो मेरा मेहनत है वो भी नहीं दिया जाए, मतलब क्या कि हमें तकलीफें दी जा रही थी। उस तकलीफ को क्या कर दिया गया? सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब आता है स्टेटस जनरल। ये स्टेटस जनरल क्या होता है सर? स्टेटस जनरल के बारे में जान लीजिए कि जब तक फ्रांस में राजशाही शासन था, राजाओं का शासन था, तब तक उनके साम्राज्य में, उनके देश में जो बड़े बड़े अधिकारीगण होते थे, पदाधिकारी होते थे, उनको बैठने के लिए एक जगह हुआ करती थी जिसको बोलते थे स्टेटस जनरल। क्या बोलते थे? स्टेटस जनरल। उनके समय जब तक फ्रांस में राजाओं का शासन था, लेकिन जब फ्रांस में क्या किया गया कि राजशाही व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, तो उसके बाद एक नया अपना संविधान आ गया। संविधान आ गया तो जो मेरे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हम लोग कहाँ बैठेंगे? उनके बैठने के लिए जगह चुना गया, जगह बनाया गया जिसका नाम रखा गया नेशनल असेंबली। क्या रखा गया? नेशनल असेंबली उसी समय फ्रांस में गठित कर दी गई। यहाँ पे क्या होंगे कि जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि आएंगे और यहाँ बैठ करके जो भी नियम व कानून कायदे की बात हो या फिर जो भी जनता की परेशानी होगी वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बात करेंगे, विचार करेंगे, उनकी समस्या को सुलझाएंगे। अगली बात, तो ये थे स्टेटस जनरल को समाप्त कर दिया गया और नेशनल असेंबली को लागू कर दिया गया। अब आता है आंतरिक आयात निर्यात शुल्क को समाप्त करना। उस समय क्या चल रही थी? जब राजाओं का शासन था तो कर का मतलब होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग टैक्स। तो उस समय टैक्स भी एक चरम सीमा पर थी। मेरा भूमि, मेरा देश और हमसे ही टैक्स लिया जाता है, ऐसा तो नहीं करेगा। अगर सपोज दैट हम अपने घर में रह रहे हैं और कोई रिलेटिव मेरे यहाँ आ जाए, हम उनका मान सम्मान करते हैं, स्वाभाविक। अगर कोई मेरे रिलेटिव चले आते हैं तो मान सम्मान, सेवा सत्कार करते हैं, उन्हें रहने के लिए कहते हैं, कुछ दिन रहते भी हैं। अगर मान लेते कि वो यहाँ रहना शुरू कर दे, चलो कोई दिक्कत, रिलेटिव में कोई परेशानी होगा, रह या हम उनसे आग्रह किए तो वो कुछ दिन के लिए रुक गए। लेकिन जब वो यहाँ रुक गए तो रुकने के बाद वो ये नहीं चाहेंगे, या फिर अगर वो चाह गए कि यहाँ तो रहेगा, इनको देख लीजिए हमसे, हम तो इन पे चाहेंगे तो इनको हम अपने अंदर में ले सकते हैं, इनको हम अपना हुकूमत चला सकते हैं। चलो वो हम देख लिए कि वो हम पे, हमारे घर में रह के हम पे हुकूमत करने लगे। तो अगर हमारे घर में, हमारा घर है, हमारे घर से पिताजी हैं, माँ है, बड़े भैया हैं, लेकिन ये हुकूमत को रिलेटिव आकर के मेरे घर में क्यों कैसे चलाएगा? ये चीज तो बर्दाश्त की बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे? उनके खिलाफ आ जाएंगे, भाई आप ये क्या कर रहे हैं? आपको मैंने शरण दिया, जगह दिया और आप हम पे हुकूमत चला रहे हैं। तो उस समय यही चल रही थी कि मेरा ही देश था और हमसे ही, मेरा ही देश, मेरा ही जगह, मेरा ही जमीन और हमसे ही टैक्स लिया जाता। उसको क्या किया गया? आंतरिक आयात निर्यात। आंतरिक का मतलब होता है अपने देश में, आंतरिक मतलब अंदर। अंदर किसके अंदर? फ्रांस के अंदर कोई भी चीज को अगर आयात का मतलब मंगाना और निर्यात का मतलब होता है भेजना। अगर कोई भी चीज को हम मंगाते हैं या फिर भेजते हैं तो उनके लिए टैक्स देना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर फ्रांस में जैसे हमारा भारत देश है, अब अगर हम कोई भी सामान को बिहार से अगर चाहते हैं कि दिल्ली भेजने के लिए, बिहार में कोई सामान अगर 20 रुपए किलो अगर हम प्याज बेचते हैं यहाँ, और अगर दिल्ली में लेके जाते हैं तो वो प्याज 25 रुपए किलो वहां बिक सकता है। वहां की जनता 25 रुपए किलो तक लेती है, जो वहां का रेट है। अगर हम यहाँ से प्याज लेके निकले और चाहते हैं कि दिल्ली में जाके बेच ले, ठीक, दिल्ली में जाके बेचना, और यूपी सरकार वहां क्या करे कि हमसे 10 रुपया टैक्स ले। 20 का सामान था, 10 रुपया दिल्ली सरकार हमसे टैक्स ले, तो क्या करेंगे? उस सामान का दाम कितना होगा? 20 रुपया तो मेरा जमीन सामान का दाम था, 10 रुपया टैक्स लग गया, तो 20 10 30 रुपया। लेकिन उस सामान को हमको बेचना कितना यूपी में, दिल्ली में 25 रुपये में बेचना है, क्योंकि 30 में बेचेंगे तो जनता लेगी नहीं, 25 में देते हैं तो मेरा नुकसान होता है। अब देखिए, मेरा ही देश है, मेरा अपना देश, आपका विदेश है, आपका विदेश, उनका विदेश, सबका देश, सब लोगों का, पूरा उस देश की जनता है।
तो फिर हमारे ही देश में हमसे ही इतना टैक्स क्यों लिया जाए? हमको टैक्स फ्री किया जाए भाई, हम देश में कहीं भी सामान को लाए और वहां तक जाकर के सामान को बेचे। तो इसलिए क्या किया गया कि चलो ये भी मुद्दा था, तो इस मुद्दा को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया कि ठीक है, आयात निर्यात पे कोई शुल्क नहीं लगेगा। अगली बात आती है नाप तौल की नई पद्धति। पहले पद्धति बाट जो था, बड़े लोगों के लिए अलग बाट था, छोटे लोगों के लिए अलग बाट था। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो वो जो बड़े लोग आएंगे उनसे लोग डरेंगे तो उनको 1 किलो तो 1 किलो को पूरा का पूरा दे देंगे, या फिर कुछ ज्यादा करके भी दे देंगे। लेकिन जो छोटे तबके के लोग जाते थे तो क्या करते थे, 900 ग्राम का वाट से उनको सामान दिया जाता था। तो क्या है वहां पे कि नाप तौल की जो पैमाना था वो बिल्कुल भिन्न था, बड़े लोगों के लिए अलग, छोटे लोगों के लिए अलग। तो क्या किया गया, नाप तौल की एक नई पद्धति लाई गई। नई पद्धति क्या थी कि वाट सबके लिए क्या होगा, बराबर होगा। अगर 1 किलो का वाट है तो सबके लिए उसी वाट से सबको दिया जाएगा, कोई दूसरा वाट नहीं रखेगा। अगर कोई ऐसा गलत काम करता है तो उसको सजाएं दी जाएगी। सजाएं क्यों दी जाएगी कि अब यहाँ पे फ्रांस में राजतंत्र खत्म और प्रजातंत्र शुरू हो गया। प्रजा का शासन क्या हो गया, यहाँ पे शुरू हो गया। अब अगली बात आती है एक समान कर। कर पहले भी लगता था, अभी भी लगेगा, लेकिन कर सभी लोग, अगर बड़े व्यापारी हैं या बड़े बिजनेसमैन है, बड़े पैसे वाले लोग हैं, तो भी उनको भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा जितना कि छोटे तबके के लोग हो या फिर छोटे व्यापारी हो, उनको टैक्स देना पड़ता है। दोनों का टैक्स सेम होगा। कोई चाहेगा कि किसी से ज्यादा ले ले, किसी से कम ले ले, ऐसा नहीं होगा। टैक्स कर की प्रक्रिया सभी के लिए एक समान होगी। अब बात आ गई कि फ्रांस है, फ्रांस में अगर तरह तरह की भाषा बोलने वाले लोग हो जाएं तो फिर तो परेशानी है। इसके लिए क्या होना चाहिए, राष्ट्र की अपनी एक भाषा होनी चाहिए जिसके तहत सभी लोग संगठित हो, एक हो। ये नहीं उनके दिमाग में आए कि वो फलाना भाषी है, वो फलाना भाषी है, वो गलत ठिकाना भाषी है, तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर से क्या होगा, राजतंत्र फिर से वहां शुरू हो जाएगा, फूट फिर से पड़ जाएगी प्रजातंत्र में। तो ये जो नेशनल असेंबली थे उसमें बात चली तो क्या कहा गया कि फ्रांस की अपनी एक भाषा होगी जिसके तहत पूरा फ्रांस संगठित होगा। उस भाषा का नाम रखा गया फ्रेंच। फ्रांस में कौन सी भाषा बोली जाती है, फ्रेंच भाषा बोली जाती है। अगला बात आ गया, ये एक अपना फ्रांस देश है, इस देश का अपना एक राष्ट्रगान होगा, जिस राष्ट्रगान को राष्ट्र मतलब देश का गान का मतलब गीत, देश का अपना एक गीत होगा जिस गीत को पूरे समस्त देशवासी क्या करेंगे, गाएंगे। कहाँ के, फ्रांस के रहने वाले। तो उस गीत का नाम क्या था, मर्सिले। मर्सिले कोई और चीज नहीं था, मर्सिले क्या था, एक प्रकार का मर्सिले गीत था। वो गीत कहाँ का था, तो फ्रांस का था। फ्रांस का क्या था, तो वो राष्ट्रगान। अब आगे आते हैं, तो 1793 ईस्वी में लुई सोलामा को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। लुई सोलामा क्या था, एक निरंकुश शासक था, उस पर किसी का अंकुश नहीं था, लेकिन जब अंकुश लगा तो अंत उनको जीवन भी छोड़ना पड़ा। तो क्या करना पड़ा कि 1793 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति तो 1789 में शुरू हुआ, और 1789 ईस्वी में वहां जब राजतंत्र खत्म हो गया और प्रजातंत्र जब आ गया, और उनकी इतनी सारी गलतियां, बहुत सारी गलतियां थी जो जनता के सामने आ गई, तो जनता ने क्या किया कि सभी लोग मिल करके लुई सोलामा को क्या किया कि 1793 ईस्वी में लुई सोलामा को फांसी दे दी गई। इस प्रकार से वहां पे क्या हुआ कि राजतंत्र खत्म और प्रजातंत्र शुरू हो गया। अब आते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। उसी दरमियान सैनिकों के प्रयास से यह कार्य किया गया था, तो उन्हीं में से एक सैनिक था जिनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ये कोई और नहीं थे, तो नेपोलियन बोनापार्ट एक सैनिक थे जिन्होंने वहां का नेतृत्व किया, तो उनमें उन्हें सफलता मिली। अब सफलता मिलता है तो लोगों का मनोबल स्वाभाविक है कि बढ़ जाता है, कोशिश करते हैं कि आज हमें यहाँ सफलता मिली है तो कल हम कहीं और जाए, वहां भी हमें सफलता मिली। तो इन्होंने 1789 ईस्वी में डायरेक्टरी का शासन क्या किया, समाप्त करके सत्ता पर काबिज किया, और 1793 में फांसी पर गया, और 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी का जो शासन था उसको समाप्त कर दिया नेपोलियन बोनापार्ट साहब ने, और क्या किया कि वो अपना सत्ता पर वो काबिज हुए। जब सत्ता पर काबिज हुए तो वो 1840 में जाकर के वो फ्रांस का सम्राट का मतलब क्या होता है, राजा बन गए। राजा बने, ठीक है, राजा पहले भी हुआ करता था, अभी भी हुए, लेकिन
यह कैसे राजा थे? प्रजातांत्रिक राजा थे। सबों ने इनको चुन करके और तब इनको बनाते कि एक अच्छे आदमी है, इन्होंने ऐसा ऐसा प्रयास किया और फ्रांस में राजतंत्र खत्म हुआ और प्रजातंत्र यहाँ शुरू हो गया। तो वो फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट कब बने? 1840 में। अब जब ये फ्रांस का सम्राट बने तो इन्होंने एक संहिता लागू किया। संहिता क्या था? संहिता कब लागू किया? तो 1800 1804 में ही नेपोलियन संहिता को उन्होंने क्या किया? लागू कर दिया। 1840 में सम्राट बने, सम्राट बनने के बाद उन्होंने अपना जो संहिता था उसको क्या किया? लागू कर दिया। अब आगे आते हैं कि राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का योगदान। अब देख लीजिए कि नेपोलियन साहब यहाँ फ्रांस तक तो ठीक थे, अब राष्ट्रवाद के प्रसार का मतलब होता है फैलाव, प्रचार। अब इसका प्रचार ये चाहते थे कि यूरोप का तो एक देश है, उस देश में हम क्या किए कि राजतंत्र को समाप्त करने के बाद प्रजातंत्र को लाए। अब उनका कोशिश था कि फ्रांस तो एक देश था, अब हम यूरोप में हैं, यूरोप में तो बहुत सारे देश, अब इसके लिए भी कुछ किया जाए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये यूरोप था, माना कि यूरोप एक महादेश है, इस महादेश में बहुत सारे, माना कि ये सब आपका देश है। तो ये मध्य यूरोप है, मध्य यूरोप के पश्चिम में क्या पड़ता था? तो ये आपका फ्रांस पड़ता था। ये पूरा यूरोप है, यूरोप महादेश का ये माना कि मिडिल ऑर्डर आपका मध्य भाग है, और मध्य पश्चिम में क्या पड़ता था? फ्रांस पड़ता था। तो फ्रांस में तो क्या हो गया कि फ्रांस में राजतंत्र की जगह प्रजातंत्र आ गई। अब प्रजातंत्र फ्रांस में तो आ गए, तो अब इनका कोशिश था कि कुछ देश जो ये बचे हुए इन सब देशों में जाए और हम क्या करें कि राजतंत्र को समाप्त करें वहां भी और प्रजातंत्र को लागू करें। इसमें कौन कौन से देश थे? तो वो देश जैसे कि आप जानते होंगे, इटली था, ऑस्ट्रिया था, जर्मनी था, स्विट्जरलैंड, दिखाई देता होगा तो ठीक है, नहीं तो देख लेंगे हम। तो इटली था, ऑस्ट्रिया था, जर्मनी था, स्विट्जरलैंड था, इत्यादि देश थे। और इन्होंने कोशिश किया कि चलो हम निकलते हैं फ्रांस से निकल करके और क्या करें वहां पर जाकर के इस चीज का प्रसार करें। तो ये इन्होंने कोशिश किया। तो स्टार्टिंग में तो सब लोग जानते थे कि एक फ्रांस में ऐसा शासन था, वहां पर शासन को समाप्त किया गया और उसमें अहम भूमिका नेपोलियन बोनापार्ट की थी। नेपोलियन बोनापार्ट की थी, तो लोगों ने सोचा कि अभी भी यहाँ पर आए हैं तो यहाँ भी राजतंत्र को समाप्त कर दिया जाएगा और यहाँ भी प्रजातंत्र को लाया जाएगा। तो इन्होंने कोशिश किया, लेकिन इनकी जो एक्टिविटीज थी उनसे उनको एहसास होने लगा कि ये मेरा देश है, मेरा क्षेत्र है, मेरा जगह, मेरा जमीन, मेरा पितृभूमि। फिर इनकी प्रतिक्रिया देख करके उनको एहसास होने लगा कि ये जो है ठीक है, राजतंत्र की जगह प्रजातंत्र लाएंगे, लेकिन इनको एहसास हो गया वहां की जनता को कि ये यहाँ पर राजतंत्र की जगह प्रजातंत्र ही नहीं, वो यहाँ पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए आए, उपनिवेश बनाने के लिए आए। तो इसके चलते उनके मन में ऐसी बात उपजी तो उन्होंने क्या किया, इस चीज का विरोध किया और उन्हें फिर से वहां से वापस आना पड़ा। तो जब नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया कि विशेषाधिकार को समाप्त कर आर्थिक कानून विशेषाधिकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक, समाप्त कर आर्थिक, एक मिनट हम लिख देते हैं, इस रेड पेन से आप लोग समझ जाइएगा कि इसका है नीचे शेष भाग, और आर्थिक असमानता दूर। ठीक, विशेषाधिकार किसको बोलते हैं? वैसा अधिकार
जो किसी खास लोगों के पास हो, विशेष लोगों के पास दिया गया अधिकार को विशेषाधिकारी कहते हैं। अब एक देश में अगर करोड़ों जनता है, वो अधिकार सिर्फ अगर 1 लाख लोगों को है, तो समझ जाए कहीं ना कहीं वो अधिकार कैसा है, विशेषाधिकारी, क्योंकि वो विशेष लोगों को अधिकार दिया जाए उसको विशेषाधिकार। तो वैसे अधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और सामान्य अधिकार लाया गया। जो अधिकार मेरे पास होगा वही अधिकार आपके पास, वही अधिकार इनके पास, वही अधिकार उनके पास होगा। तो चलो विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया और आर्थिक जो असमानता थी उसको भी क्या कर दिया, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा दूर कर दिया गया। अगली बात की कानून के समक्ष सभी को बराबरी का अधिकार मिला। कानून, एक देश है एक कानून होगा, एक कानून होगा तो सभी के लिए बराबर होगा। हमारे लिए कुछ अलग धाराएं बनेगी, आपके लिए अलग धारा, आपके लिए अलग, आपके लिए अलग, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो धारा क्या हो गया, सबके लिए एक समान। अगर हम चोरी किए हैं तो हम पे जो एक्ट लगेगा वही, अगर आप चोरी करें तो आप पे भी वही एक्ट लगेगा। तो ऐसा कानून, तो सबने इसको स्वीकार किया। अगली बात, यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार। यातायात मतलब आने जाने के जो साधन थे उसको फ्रांस में दुरुस्त किया गया और साथ ही साथ संचार, संचार किसको बोलते हैं, कम्युनिकेशन, अर्थात हम लोग कहीं से एक जगह से दूसरे जगह संदेशों को भेजते या फिर मंगवाते हैं, उसी को बोलते हैं संचार माध्यम। तो इन दोनों चीजों को क्या किया गया कि वहां फ्रांस में इसको दुरुस्त किया गया। अगली बात, समान शुल्क, समान नाप तोल प्रणाली और एक मुद्रा द्वारा राष्ट्र को संगठित करने का प्रयास किया गया। किया गया समान शुल्क। कोई भी अगर वस्तु है, अगर ये वस्तु सपोजली मार्कर है, उस राष्ट्र में अगर 10 रुपया मिल रहा है तो ये नहीं कि राजा लोग को 10 रुपया में दे दिया जाएगा, हम उस कॉर्नर पे जाते हैं तो इसका दाम 15 रुपये ले लिया, तभी समान शुल्क नहीं होगा। जब भी लगेगा तो बराबर, जितना हमसे सामान का दाम उचित दाम हो वो हमसे भी लिया जाए, वही उचित दाम उनसे भी लिया जाए। समान शुल्क और समान माप तोल प्रणाली। और दूसरी बात, माप तोल प्रणाली के बारे में बता दिए कि माप जब भी होगी तो वो क्या होगा, नाप जैसे भी जब भी होगा तो एक समान होगा। ये नहीं कि किसी को ज्यादा दे दिया जाए और किसी को उचित में से भी काट लिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली बात कि एक मुद्रा द्वारा राष्ट्र को संगठित करने का प्रयास। अब अपने देश के लिए जैसे एक भाषा थी, एक संविधान था, ठीक उसी प्रकार से अपने देश के लिए अपनी मुद्रा दी होगी, जिस मुद्रा के तहत उस मुद्रा का वैल्यू पूरे फ्रांस में होगा, जिसको हम भी मानेंगे, आप भी मानेंगे, आप भी मानेंगे और सब लोग मानेंगे। तो वो क्या होगा, एक मुद्रा के द्वारा पूरे देश को संगठित करना। अगली बात, सामंती व्यवस्था को समाप्त करना। वो हम आपको सामंती व्यवस्था के बारे में हम बता चुके हैं। किसानों को भूदासत्व से मुक्ति। और भूदासत्व मतलब क्या कि उनकी जो अपनी ही जमीन थी और अपनी ही जमीन पे मजदूरी करना पड़ता था और मजदूरी का हक भी जो नहीं मिलता था उचित, उस चीज को क्या कर दिया गया, उनसे किसानों को मुक्त करवा दिया गया। अब शिक्षा प्रणाली में सुधार। साथ ही साथ क्या किया गया कि जो फ्रांस में शिक्षा प्रणाली थी उसको भी एक दुरुस्त व्यवस्था बनाई गई कि यहाँ पे शिक्षा प्रणाली को क्या किया जाए, दुरुस्त किया जाए। जो यहाँ पे कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश की जाए, जिससे कि फ्रांस में शिक्षा का प्रसार हो और लोग सही बातों को समझ सके, समझ करके सही से निर्णय ले सके। तो शिक्षा प्रणाली में भी क्या किया गया, सुधार किया गया। चलिए, ये था आप लोगों के समक्ष हमारे द्वारा दी गई 10वीं वर्ग विषय इतिहास और अध्याय पहला का, और उस पहला अध्याय का नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसका कुछ कंटेंट मैंने आप लोगों के बीच रखा। और हमें उम्मीद है, आई होप कि ये बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और अगर मेरी बात या फिर इस चैप्टर की जो कुछ बातें कही गई अगर समझ में आई, अच्छा लगा हो, तो ये मेरा अपना YouTube चैनल है दृष्टि एजुकेशन पॉइंट। इसको अच्छा लगे तो लाइक करें, लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शेयर करने के साथ ही मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कोई भी शिक्षक बड़े मेहनत से पढ़ाते हैं, हम ही नहीं, जो भी YouTube पे आपकी ऑनलाइन क्लासेस देते हैं वो बड़ी मेहनत से, ऐसा नहीं कि आए सर ये पहले से लिखते, नहीं, इसको नोट्स बनाने बड़ा मेहनत लगता है। कहिएगा कि सर आप आए पहले से चीज लिखा, तो ये SST पोर्शन में होता क्या कि अगर हम आपके बीच अगर आए, फिर से यहाँ पे बोर्ड पे नोट करना शुरू करें और नोट करके फिर उसको एक्सप्लेन करना शुरू करें, तो वीडियोस क्या हो जाएंगे, ज्यादा देर के हो जाएंगे, लमसम 1 घंटा प्लस हो जाएंगे। तो वहाँ क्या होगा कि टाइम बिना बात में एक्सपेंड हो जाएगा, तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो क्या किया जाए कि हम इसको पहले लेके, और मैंने सारी बातों को धीरे धीरे एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर दिया।
और उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इस चैनल को क्या करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम आप लोगों के बीच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। यूरोप में ही राष्ट्रवाद है, इसके कुछ और सारे टॉपिक्स हैं, इसको लेकर के हम अगले टॉपिक में आएंगे। तब तक आप लोग अपना इस सब की तैयारी करें, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा। भैया